composition of two simple harmonic motions in same direction, इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम बोल दिए थे कि कंपोजिशन ऑफ टू SHMs along सेम डायरेक्शन को एकदम पूरा पढ़ लीजिए। क्या पढ़े थे और पढ़े अगर हैं तो उसमें डायरेक्ट बताइएगा। A1 sin ओमेगा टी प्लस A2 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा अगर है, इन दोनों को ऐड करने के बाद फाइनल बीच में हम डिराइव करके जो बताए हैं उसको नहीं, फाइनल क्या आता है वो बताइए। नहीं पता है। A sin ओमेगा टी प्लस 5 और जहां A का वैल्यू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा, जहां डेल्टा दोनों SHM के बीच का फेज डिफरेंस। बस इतना बात है। और एक बात और कि अगर दो SHM सेम डायरेक्शन में हो, सेम फ्रीक्वेंसी का, तो रिजल्टेंट मोशन भी अवश्य SHM होगा, बट उसका एम्पलीट्यूड बदल जाएगा जो यहां से निकाला जाएगा, और फाई भी बदल जाएगा जो यहां से निकाला जाएगा। ये SHM इतना पढ़े हैं पहले कि नहीं, ये बोलिए। यस सर। हाँ, ये फाइनल रिजल्ट केवल आपको हमेशा ये यहाँ से यहाँ कैसे आता है, ये एक पेज में डिराइव होता है। वो एक पेज आपको एक बार संतुष्टि के लिए अपना देख लीजिएगा, अलग बात है, लेकिन वो कभी डेरिवेशन आपको काम नहीं आएगा। आपको यही बात याद आएगा, यही बात मैंने यूज में आएगा, इसलिए यही बात याद रखना है। जब भी कोई वेव का चैप्टर पढ़िएगा, टॉपिक पढ़िएगा, तो कंपोजिशन ऑफ टू SHMs along सेम डायरेक्शन का इतना बात आपको याद रखना होगा। हालांकि ये दोनों को ऐड करके इतना कैसे आता है वो SHM में हम एक पेज में डिराइव भी किए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। इतने क्या जरूरत हम लोग को वेव में पड़ता है। जब दो वेव का मिलन पढ़ेंगे तब, तो ये दोनों वेव क्या है, वेव में तो हमको साइन वेव पढ़ना है, और साइन वेव में SHM होता है। हाँ हाँ सर, वो मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रहा, वो लिख रहा मीटिंग वेटिंग रूम में। नहीं ज्वाइन कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए, कीजिए। तो इतना बात आपको याद रखना है, जो SHM का बात। लाइट वेव पढ़ेंगे तो भी, वेव का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, हमेशा ये याद रखना है, जब भी दो वेव का मिलन की बात करेंगे, इस कंसेप्ट का हमको जरूरत पड़ेगा। पूरा 2 पेज का डेरिवेशन हमको याद नहीं रखना, हमको केवल 2 गो पॉइंट याद रखना है। एक कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी का सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट भी SHM ही होगा, और उसका एम्पलीट्यूड और फाई वेक्टर मेथड से निकाला जाता है। यही 2 बात याद रखना है कि SHM ही होगा और उसका A फाई निकलता है वेक्टर मेथड से। हमको डायरेक्ट ये भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा।
एसएचएम में हम प्रूफ करके भी बताए थे कैसे आता है। ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इसको हमें यहाँ डिराइव किए थे। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री जो बनाता है ना, ऐसा काम करता है। जैसे मान लीजिए उसमें रहता है 3 sin थीटा प्लस 4 sin 4 cos थीटा प्लस कुछ और ऐसे मान लीजिए x, तो इसको एक में लाना है तो ऐसे ले आते हैं। एक में बदलने का तरीका होता है, इसका स्क्वायर के अंडर रूट करके उसे डिवाइड करते हैं। माने यही तरीका जो यहाँ अपनाया जाता है। मतलब दिस इज द मैथमेटिक्स जो यहाँ से यहाँ आया है, और वो हम करके बताए हैं एसएचएम में। बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगा करने का, जो बोल हम तो करके बताए हैं, हम तो सेटिस्फेक्शन के लिए आपको बता दिए हैं। बट आपके लिए आराम है कि आपको केवल इतना याद रखने से काम चलेगा बस। तो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरफ्रेंस वेव का मिलन। और 11th में 3 तरह का मिलन पढ़ना है, 3 तरह। पहला ऐसा 2 वेव का मिलन पढ़ेंगे, जो 2 वेव है, 2 ट्रेवलिंग वेव, सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम मीडियम में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। वो दोनों वेव मिलने के बाद रिजल्टेंट वेव होगा, जो नया वेव का निर्माण होगा मिलन के बाद। क्या वो ट्रेवलिंग वेव ही रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब उसको पढ़ेंगे हम। अभी पढ़े नहीं, अभी हम बता रहे हैं कौन कौन 3 तरह का मिलन पढ़ना है। हाँ, लेकिन उस टॉपिक का नाम होगा इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन। इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स गोइंग इन सेम डायरेक्शन, ये पहला इंटरफ्रेंस हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 2 ट्रेवलिंग वेव सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम डायरेक्शन में, सेम मीडियम में जा रहा है। ये दोनों मिलेगा तो रिजल्टेंट वेव, मिलने के बाद वो वेव का नेचर कैसा होगा वो पढ़ेंगे हम इस टॉपिक में। नंबर 2, 2 ट्रेवलिंग वेव सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम, गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों मिलने के बाद जो नया वेव का निर्माण होता है वो कैसा होता है उसको भी पढ़ेंगे। पढ़े नहीं, अभी हम टॉपिक क्या पढ़ना है वो सुना रहे हैं। उसको पढ़ेंगे हम स्टैंडिंग वेव के नाम से। उस टॉपिक का नाम होगा स्टैंडिंग वेव। मतलब जब भी आपसे पूछा जाए कि स्टैंडिंग वेव में कैसा 2 वेव का मिलन पढ़ते हैं, तो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन में 2 ट्रेवलिंग वेव चलता है, तो उसके मिलने के बाद जो वेव प्रोड्यूस होता है कैसा होता है वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तीसरा मिलन, 2 वेव सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड सेम रह भी सकता है, नहीं भी, एम्पलीट्यूड किसी में भी सेम रह भी सकता है, नहीं भी, उसके लिए जरूरी नहीं। लेकिन हम वो स्पेशल केस कंसीडर करेंगे जो थोड़ा स्टडी करने में सुविधा हो। लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं। हाँ, सेम डायरेक्शन, सेम मीडियम, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड भी हम लेंगे, और फ्रीक्वेंसी सेम, लेकिन आपकी नहीं लेंगे। फ्रीक्वेंसी 2 वेव जो है दोनों का अलग अलग। वो दोनों वेव मिलने के बाद कैसा वेव, रिजल्टेंट वेव कैसा हो जाता है वो पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा बीट्स। हालांकि ये बीट्स से साउंड में पढ़ना है, लाइट में भी होता है, लेकिन ये सब तो कोई भी वेव का टॉपिक पढ़िएगा सब में। और लाइट में हम लोग को केवल 12th में केवल ये वाला मिलन पढ़ना है, एक मिलन बस। मतलब वेव में 11 में 3 तरह का इंटरफेरेंस पढ़ना है, और 12th में केवल एक तरह। सोचिए, इसमें सिलेबस ज्यादा हो गया। देखे,
और वो भी एक तरह का जो हम पढ़ेंगे 12th में, वो एकदम सेम टू सेम यही रहेगा 50-60%। मतलब कि 11th में पढ़ा हुआ है तो वो याद, जिसको याद है वो ये याद रहेगा, नहीं ये भुला गया तो भुला गया, अलग बात है। सिलेबस भी कम, और जो चीज उसमें जरूरत पड़ेगा वो 11th में पढ़ा हुआ, इसीलिए जिसका 11th का याद रहता है उसको 12th में बड़ी आराम होता है, और नहीं तो उसको तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे, 3 तरह का इंटरफेरेंस मतलब मिलन वेव का हमको पढ़ना है। 3 डिफरेंट टाइप्स का इंटरफेरेंस पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे ऐसा 2 ट्रेवलिंग वेव जो सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी का। तो वो दोनों वेव मिलने के बाद जो वेव प्रोड्यूस होगा, रिजल्टेंट वेव कैसा होगा। तो मान लेते हैं, ठीक है, पहला शुरू करते हैं। लेट ये मान ले एक वेव का इक्वेशन है A1 sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई भी, एंड दूसरा वेव का इक्वेशन हम लिख दिए A2, कोई कॉस्ट में भी लिख सकता है, वो तो सिखा दिए हैं, यानी कि अच्छा ऐसे भूल जाइएगा तो पूछ लीजिएगा, हम बता देते हैं। घुसाने की बात नहीं है, लेकिन हाँ उससे ही पता चल जाता है कि कितना पढ़ता है। तो ये A2 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई भी प्लस डेल्टा, ये डेल्टा जहां इसका फेज क्या है, पहला वेव का फेज है, जो एंगल में रहता है उसको फेज कहते हैं। फेज तो सबसे छोटा डिफिनेशन है, लेकिन बहुत लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उसी में होता है। बस एंगल को फेज कहते हैं, और निष्कर्ष जो भी निकलता है सब ट्रिग्नोमेट्री से निकलता है। लेकिन कितना को इस तरीके से याद नहीं रहता है कि ऐसा समझाए थे, और कैसे वो अपना दिमाग चला देता है, इसी में दिक्कत हो जाता है। नहीं तो फेज तो सबसे छोटा डिफिनेशन है एक लाइन का। इसका फेज ये है कि दोनों वेव में फेज का डिफरेंस है, इसमें से इसको घटाएंगे तो डेल्टा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स। एम्पलीट्यूड इसका A1 और A2 माने हैं। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है, ओमेगा ओमेगा। दोनों में माइनस लिखे हैं, इसका मतलब कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये इक्वेशन से हमको दिखाई दे रहा है कि 2 ट्रेवलिंग वेव है, साइन ट्रेवलिंग वेव, सेम फ्रीक्वेंसी का, सेम डायरेक्शन में और सेम मीडियम में भी जा रहा है। मीडियम कहाँ दिखाई दे रहा है सर? दिखाई दे रहा है, बताते हैं। दोनों में भी सेम लिखे हैं। अच्छा, जब मीडियम बदलता है ना तो वेव का स्पीड बदल जाता है। अगर ये कोई पतला रस्सी है और ये मोटा रस्सी है, अब वेव इस पर अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये ऐसे ऐसे चलेगा ना, तो इस पर भी वेव चलेगा। तो यहाँ से जो इसमें जो वेव चलेगा ना, तो इसमें वेव का स्पीड बदल जाएगा। टेंशन तो दोनों का सेम है, लेकिन मोटा रस्सी का म्यू ज्यादा होता है, इसलिए मोटा रस्सी पर वेव कम स्पीड से चलेगा। ये बात सब में होता है, जो आप लाइट में 10th क्लास में ही पढ़े हुए होंगे कि लाइट भी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड बदल जाता है। अब अगर दोनों में वेव का स्पीड सेम लिखा हुआ है तो इससे ये कंफर्म है ये दोनों वेव सेम मीडियम में ही जा रहा है। अच्छा, मतलब ये इक्वेशन से सब कुछ दिख रहा है, इतना सिखाए का है। हा? रटवाते तो एक होता है कि नहीं, अब भूला गए नहीं, अब इतना डिटेल से इसको सिखाए हैं। पहला 2-3 क्लास तो समझिए एनसीईआरटी में है ये नहीं, सीधे साइन वेव से शुरू करता है। तो हम आपको इतना डिटेल से सिखाएगा वेव स्पीड, उसमें भी साइन वेव से शुरू अगर करता भी है तो उतना डिटेल से थोड़े उसमें लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है वेव में उतना कुछ खास डिटेल से नहीं है। तो ये 2 ट्रेवलिंग वेव है, पहचानते हैं। ट्रेवलिंग वेव का फंक्शन पहचानने के लिए पहले सीखा है।
टी माइनस एक्स बाई भी या टी प्लस एक्स। 12 वो क्वेश्चन बताए थे, 12 और फिर 2-4 और बताए थे। तो ये दोनों साइन ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सेम मीडियम में जा रहा है, भी सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बीच में माइनस माइनस है, और लेकिन फेज में डिफरेंस डेल्टा है, माने एंगल का डिफरेंस डेल्टा है। अब ये दोनों वेव अगर मिलता है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये डिस्प्लेसमेंट है वाई एक्सिस के अलोंग, ये भी है वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हो जाएगा वाई बराबर y1 प्लस y2, ऐड हो जाएगा। ये अगर रहता वाई एक्सिस के अलोंग, वही रहता एक्स एक्सिस के अलोंग, तो सीधा ऐड नहीं होता, तब हो जाता रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट ये दोनों वाई एक्सिस के अलोंग ऐड हो गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर पहला वेव आया यहाँ डिस्प्लेस हुआ 3 मिलीमीटर, दूसरा आया यहाँ डिस्प्लेस हुआ पार्टिकल 4 मिलीमीटर, दोनों एक साथ आएगा तो सीधा ऐड होकर 3 + 4 7 मिलीमीटर डिस्टर्बेंस होगा। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन निकलेगा रिजल्टेंट वेव का, कि जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस हुआ उसका इक्वेशन क्या, रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन मिलेगा रिजल्टेंट वेव। अब इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, अब अभी हम बता दिए थे, नहीं तो कितना पार कर जाता, पार कर जाता, कहां से लिख दिए ये एसएचएम है। अगर एक्स 0 पुट कर दें तो ये एसएचएम का इक्वेशन, एसएचएम का इक्वेशन है। अभी बताए थे जहां ए का वैल्यू जरूरत पड़ गया, देखिए ए बराबर रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, और फाई बराबर tan इनवर्स a2 साइन डेल्टा बाई a1 प्लस a2 कॉस डेल्टा। जरूरत पड़ गया, ऐसा ऐसा हमको 3 बार जरूरत पड़ेगा। वेव ऑन स्ट्रिंग में जरूरत पड़ा, साउंड वेव लाइट डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे समझेगा, इसका प्रूफ मिलेगा एसएचएम में। जैसे एसएचएम में क्यों, ऐसे ही इसको भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो रिजल्टेंट वेव, अब जो रिजल्टेंट वेव जो आया है उसका इक्वेशन को देखिए, क्या देखें सर, यही देखिए कि क्या रिजल्टेंट वेव ट्रेवलिंग वेव है या ट्रेवलिंग वेव नहीं। तो वो कैसे देखेंगे, अरे 12 गो एग्जाम्पल बताए, अभी तक तू पहचानने के लिए नहीं सीखा है कि ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है कि नहीं, कैसे देखेंगे। वाह, पहचानो कि क्या ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन, वही 12 में से एगो ई भी लिख देते तो आप नहीं पहचानते कि ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है या नहीं। है सर, है, हाँ। जो उतना बताए किस लिए, उतना डिटेल से बताए किस लिए, सोचने वाली बात कि उतना डिटेल से हम बताए किस लिए, यही सब के लिए कि आगे आराम हो जाए, तकलीफ नहीं होगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में। टी माइनस एक्स बाई भी का फंक्शन है, और ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और रिजल्टेंट वेव का फ्रीक्वेंसी भी वही है जो दोनों इंडिविजुअल वेव का फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा बाई 2 पाई इसका होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाई 2 पाई, सब एसएचएम पूरा याद रहना चाहिए। इसका भी ओमेगा बाई 2 पाई, बट एम्पलीट्यूड बदल गया है और फाई बदल गया है, बस। मतलब रिजल्टेंट वेव ट्रेवलिंग वेव है, याद रखिएगा। अगर दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिजल्टेंट वेव भी ट्रेवलिंग वेव ही होगा, बस उसका एम्पलीट्यूड और फाई
बदल जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका वही होगा जो इंडिविजुअल वेव का फ्रीक्वेंसी है, और ट्रेवलिंग वेव ही रहेगा। ये पता चला। बाकी जो ऐसा भी हो सकता है सर कि दो ट्रेवलिंग वेव मिला और मिलने के बाद जो रिजल्टेंट वेव आया वो ट्रेवलिंग वेव नहीं रहेगा। हाँ, ऐसा भी होगा। हमको तीन तरह का अभी मिलन पढ़ना है, अभी तो हम पहला मिलन पढ़ रहे हैं। इसीलिए याद रखना है कि ट्रेवलिंग वेव मिलने पर ट्रेवलिंग वेव ही रहेगा। कब? हमेशा नहीं। जब सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब। अब इसके बाद देखिए पढ़ेंगे, सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम बट गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, वो दोनों का मिलन भी हम पढ़ेंगे और उसका रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन भी निकालेंगे। और आपसे पूछेंगे कि इसको देख के बताइए क्या ये ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन है कि नहीं। पूछेंगे आराम से आप बताइएगा। अगर आप सीख लिए हैं ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन पहचानने के लिए, अगर सीख लिए और भुलाए नहीं है, सीख तो लिए हैं बट भुलाए नहीं है, तो बताइए। तो अभी हम तो एक तरह का मिलन पढ़ रहे हैं। इसमें हमको पता चला कि अगर दो ट्रेवलिंग वेव है, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम, सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वेव भी ट्रेवलिंग वेव ही है, लेकिन रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है बदल गया है। वो इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2, इंडिविजुअल वेव्स का, अब फिर डिफरेंट डेल्टा है। अगर A1 A2 डेल्टा मालूम रहे तो हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकाल सकते और फाई भी निकाल सकते। चलिए क्वेश्चन बन गया। एक तरह क्वेश्चन है, समझिए। दो ट्रेवलिंग वेव सेम मीडियम, सेम डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी में जा रहा है। फ्रीक्वेंसी सेम मीडियम में, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन, सेम मीडियम में जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेव ट्रेवलिंग वेव ही होगा, जिसका एम्पलीट्यूड इस फार्मूला से निकलेगा। इतना याद रखना। आप दो मिलन अगर आगे पढ़ेंगे तो ये मिलन भूल नहीं जाए। तीन तरह का मिलन पढ़ना 11th में, 12th में ठीक है एक के तरह का, बस यही। तो अब इसमें इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़े थे, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी। क्या इंटेंसिटी का डिफिनेशन याद है? ये वेव का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, इंटेंसिटी का डिफिनेशन हर जगह सेम ही रहेगा। अच्छी बात है। एक जगह याद किए तो तीनों जगह काम देगा, और अच्छी बात है। तो क्या याद है? द एवरेज Yes. एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया per unit time perpendicular to the direction of propagation is called intensity of the wave. The average power passing per unit area perpendicular to the direction of propagation of the wave is called intensity of the wave. और उसका फॉर्मूला हम ये डिराइव कर चुके, डायरेक्ट याद रखिएगा। यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां के किसके जगह पर लिख दिए हैं, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर भी। हाफ रो ओमेगा स्क्वायर भी के जगह पर के हम लिख दिए। ऐसा क्यों किए बताते हैं क्यों किया। ये रस्सी पर हम अभी वेव पढ़ रहे हैं। एक सोर्स यहां लगा दिए, एक सोर्स यहां। सोर्स मतलब समझते हैं? लीजिए, सोर्स से मतलब, अरे ऐसा कुछ डिवाइस लगाइए जो ऊपर नीचे करे, ऑसिलेट करे, जिससे वेव प्रोड्यूस हो। यहाँ भी होगा, लगा दीजिए, उससे वेव प्रोड्यूस हो। अच्छा, या कोई वायर है तो उसमें भी सोर्स लगा दीजिए, दो जगह अपना वाइब्रेट करे, ऊपर नीचे। ये भी दो सोर्स लगा दीजिए। इससे जो वेव चलेगा, यहाँ से जो वेव प्रोड्यूस होगा और यहाँ से जो वेव प्रोड्यूस होगा, दोनों वेव आगे चलेगा। दोनों को आगे जब चलेगा तो रस्सी पर दोनों जो आगे चलेगा तो दोनों आगे जाके मिलेगा भी। मिलेगा, ठीक। तो वही मिलन तो पढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। मतलब ये 1 सेकंड में अगर
100 बार ऑसिलेट कर रहा है तो ये भी 100 बार। ऐसा हम दो सोर्स लगाएंगे जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है, एक ही रस्सी पर चल रहा है, मीडियम तो सेम हो ही गया, और एक ही रस्सी पर चल रहा है सेम डायरेक्शन में, जो ये इधर ये भी इधर, तो एकदम वही वाला चीज का ये एग्जाम्पल हो गया। तो अब बताइए, ये वेव, पहला वेव और दूसरा वेव जो प्रोड्यूस होगा, दो सोर्स अब लगाएंगे। अब दो यहाँ सोर्स है जो रस्सी में वेव प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये दोनों के लिए, दोनों वेव के लिए इतना का वैल्यू सेम है। कैसे देख लीजिए, कैसे कुछ देख लीजिए। रो क्या, रो तो सर डेंसिटी है रस्सी का, मटेरियल का, हम के यहाँ, तो ये दोनों वेव एक के रस्सी पर चल रहा था, दोनों के लिए रो सेम नहीं हुआ? हाँ हुआ। दोनों एक ही रस्सी पर चल रहा है तो दोनों के लिए भी सेम नहीं होगा? हाँ होगा, मीडियम बदलेगा तभी तो भी बदलेगा। अच्छा, दोनों का हम बोले कि सेम फ्रीक्वेंसी ले लिए हैं, ओमेगा सेम नहीं होगा? हाँ होगा। तो बताइए दोनों के लिए ये वैल्यू सेम है कि नहीं? और जो रिजल्टेंट वेव बना है उसका भी ओमेगा वही है, वो भी उसी रस्सी पर चलेगा, इसलिए रिजल्टेंट के लिए भी ये, इसीलिए इस पर्टिकुलर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें ये पूरा का पूरा तीनों के लिए सेम है। कौन तीनों के लिए सेम? अरे दो जो वेव है ना, वो दोनों प्लस जो रिजल्टेंट वेव का निर्माण हुआ है, वो तीनों के लिए ये वैल्यू सेम होगा। तीनों के लिए रो सेम होगा, तीनों के लिए ओमेगा सेम तो दिख ही रहा है, तीनों के लिए भी सेम भी दिख ही रहा है। इसीलिए हम इसको कांस्टेंट कह सकते हैं। इसमें कहीं हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन हो जिसमें कि यार दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी का लगा दें, तब ये फिर कांस्टेंट है, तब यहाँ पर के का वैल्यू माने ये कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो जो हम सिचुएशन लिए हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम रस्सी पर दोनों वेव जा रहा है, तो रो सेम भी सेम, मतलब इन दिस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इन दिस टॉपिक दिस इज ए कांस्टेंट। हाँ ठीक। लेट I1 इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव, ट्रेवलिंग वेव, I2 इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड ट्रेवलिंग वेव या सेकेंड वेव, और IR इंटेंसिटी ऑफ द ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। तो देन हम ऐसे लिख सकते हैं I1 बराबर के A1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर एंड IR इक्वल टू के A स्क्वायर। क्या समझ में आता है? नहीं, I1 पहला वेव जो चला उसका इंटेंसिटी माने, मतलब एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो पहला के लिए हो जाएगा, उसका पहला वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? A1 है, तो I1 बराबर के A1 स्क्वायर, के तो तीनों के लिए सेम होगा, अभी समझाए। I2 बराबर के A2 स्क्वायर, IR रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी बराबर के इंटू रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें यहाँ A लिखे हुए हैं, तो IR इक्वल टू के इंटू A स्क्वायर। इतना समझा के लिख दिए। अब ये इंटेंसिटी में भी I1 इज द intensity of first wave, I2 is the intensity of second traveling wave, IR is the intensity of resultant wave, है ना? और intensity is directly proportional to the square of amplitude of the wave। अभी अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर, अभी उधर मिटाए हैं, रूट में था तो रूट नहीं रहेगा, स्क्वायर कर दिए हैं, चलो ठीक है। अब इसमें A स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? IR बाई के रख देते हैं, A1 स्क्वायर I1 बाई के, A2 स्क्वायर I2 बाई के, A1 स्क्वायर
A1 I1 बाई के का अंडर रूट A2 यहां से I2 बाई के का अंडर रूट कॉस डेल्टा। अब यहां से के दोनों साइड से कट जाएगा कॉमन ले, तो आज गया एक और रिलेशन IR बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा। जानते हैं ये फॉर्मूला 3 जगह यूज होगा, एक इसमें, दूसरा साउंड वेव, तीसरा लाइट वेव। सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। माने एक जगह पढ़ो 3 जगह फायदा उठाओ, है तो ऐसा ही, पर हम तीनों जगह उतने डिटेल से पढ़ाते हैं, एक को जगह फायदा नहीं उठाता है। ईमान के चलते ही नहीं है कि पढ़ा हुआ है, पूरा बात बोलते हैं। इन्हें डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, पढ़ा हुआ तो है ही, लिख भी सकते हैं डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन सोच के चलते हैं, भुला गया हो। एक दो के जिसको याद रहता है वो तो खैर उसका तो और बढ़िया हो जाता है, हमेशा जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। आज जो भूल गया उसको फिर पहला ही बार लगता है कि पढ़ रहे हैं। ये रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी हो गया। अगर साउंड की बात करें तो एक साउंड वेव इधर जा रहा है, दूसरा भी साउंड वेव इधर जा रहा है, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी का है, सेम मीडियम में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो दोनों साउंड वेव जब मिलेगा ना तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी ये होगा। अगर पहला वेव का इंटेंसिटी I1 है और दूसरा का इंटेंसिटी I2 है, तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी I1 प्लस I2 नहीं होगा। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, ये कॉमन सेंस से थोड़ा लगता है कि हट करके है, लगता है कि ये सर ऐसा कैसे होगा, ये तो ये ठीक नहीं है, हमको क्या ठीक नहीं है। मतलब कि अगर पहला आदमी जब बोल माने एक ढोलक बजाए तो जितना तेज आवाज सुनाई दिया, ठीक है, और दूसरा ढोलक बजाए तो भी कुछ आवाज सुनाई देगा। दोनों ढोलक एक साथ बजाएंगे, अगर इसका इंटेंसिटी आई है, इसका आई है, इंटेंसिटी मतलब वही आवाज जो निकल रहा है, ये जितना जोर से सुनाई दे रहा है, ये इतना जोर से सुनाई दे रहा है, दोनों ढोलक बजाएंगे तो दुगना तेज आवाज सुनाई देता है डेली लाइफ में। लेकिन यहाँ तो कुछ मामले अलग है। अगर I1 I2 I के बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी I प्लस 2I कॉस डेल्टा, मतलब 2I 1 प्लस कॉस डेल्टा। ये तो सर डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है, हमको ये बड़ी मजेदार चीज है। कॉस डेल्टा वैल्यू तो -1 भी होता है, हमके यहाँ होता है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी 0 भी आ जाएगा, हमके यहाँ होता है। माने एक ढोलक बजाएंगे तो जितना तेज आवाज सुनाई देगा, दूसरा ढोलक बजाए तो वो भी सुनाई दिया हमको, और दोनों ढोलक एक साथ बजाएगा तो आवाज नहीं सुनाई देगा। हम कहे नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो कभी हम नहीं देखे, ऐसा तुम नहीं देखा, लेकिन ऐसा होता है। कहाँ होता है बाद में बताएंगे, साउंड में कहाँ होता है, लेकिन है अजीब बात, सुनने में तो अजीब लगता है, देखने में। डेल्टा सीधे आपको कोई भी आदमी कॉमन सेंस अगर लगाने की बात करे तो सोचेगा इस ढोलक को बजाए। लाइट के बारे में बात करते हैं, लाइट भी पढ़ने का है, बड़ी मजेदार बात। रूम में एक बल्ब जलाए तो जितना चकाचौंध लाइट आपको है, माने लाइट है तो रूम में, दो उसी तरह का बल्ब जला दिए, दुगना लाइट मिला आपको। 3 बल्ब जला दीजिएगा, तिगुना रोशनी होगा रूम में। लेकिन अगर 2 बल्ब जलाए तो दुगना होगा। लेकिन इसमें रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी 0 भी आ रहा है, इस फॉर्मूला के अनुसार, जो पढ़े हैं उसके अनुसार। ऐसा देखे नहीं है, लेकिन पढ़े हैं उसके अनुसार 0 भी हो सकता है। मतलब सर एक बल्ब जलाए रूम में तो रोशनी हुआ हमके यहाँ, दूसरा केवल जलाए तो भी रोशनी हुआ हमके यहाँ। मान लो इसका आई है, इसका आई है, इंटेंसिटी एनर्जी, हाँ एनर्जी खर्च हो रहा है, बिजली बिल उठ रहा है, हाँ ठीक। आप दोनों जला देंगे तो अंधेरा हो जाएगा रूम में कहीं पर, हमके यहाँ ऐसा कहाँ होता है। लाइट में बात करेंगे, लेकिन ऐसा होता है, हम तो नहीं देखे। हाँ आप नहीं देखे, अभी आगे पढ़िएगा तो देखिए, लेबोरेटरी में होता है। डेली लाइफ में क्यों नहीं होता है, ये सब चीज सुनाएंगे, सब सुनाएंगे।
अभी तो शुरुआत हुआ, अभी तो हम रस्सी पर वेव पढ़ने जा रहे हैं। अब साउंड वेव लाइट वेव में फिर पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि आखिर डेली लाइफ में ऐसा घटना क्यों नहीं घटता है। और इसका मतलब जो हम पढ़े हैं और जो हमको यहाँ आंसर आया, जो मेरा रिजल्ट आया है कि कॉस डेल्टा -1 होगा तो 0 भी हो जाएगा, कॉस डेल्टा 1 होगा तो 4i हो जाएगा, 4i। मतलब कहीं आई मिलेगा तो 4i भी हो जाएगा। माने एक बल्ब जलाए, यहाँ रोशनी कुछ है, दूसरा बल्ब जलाए कुछ रोशनी है, दोनों बल्ब एक साथ जलाएंगे तो 4 गुना, दुगुना नहीं। जबकि डेली लाइफ में क्या होता है वो सुन लीजिए। डेली लाइफ में रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी ये वाला फॉर्मूला नहीं काम करता है, ये होता है सीधा। एक बल्ब जलाए तो मान ले आई है, और दूसरा बल्ब जलाए तो भी आई है, तो दोनों जलाइएगा तो दुगना रोशनी मिलेगा, 2i। बस ये है आपको डेली लाइफ की कहानी। यही आप देखते हैं कि अगर एक बल्ब जलाएं तो जितना रोशनी रूम में है वो दुगना, दो बल्ब जला दें आइडेंटिकल तो दुगना रोशनी मिलेगा। आपके अनुसार से ये होना चाहिए, हम लोग को भी लगता है कि यही होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, डेल्टा पर डिपेंड नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ आया है कि डेल्टा पर डिपेंड करता है। बड़ी मजेदार चीज है, पढ़ने में बड़ी मजा आता है। माने सर 2 लाइट मिलेगा तो कहीं 0 भी हो जाएगा, अंधेरा भी। माने जहाँ 2 गो लाइट मिला, 2 लाइट जाके मिला तो कहीं उजाला हो गया 4 गुना, और कहीं अंधेरा भी हो जाएगा। हम कहे कि तुम्हें इतना परेशान क्या हो रहा है, बताएंगे लाइट में ना। और ये बात तो 1801 में ही देख लिए थे साइंटिस्ट। ये बात 1801 में देखा भी जा चुका है। हम के हाँ, 2 लाइट में मिला अंधेरा हो गया। हम के हाँ, कौन देखे थे? थॉमस यंग। लाइट में पढ़ाएंगे कैसे देखे, थॉमस यंग। बड़ी मजेदार चीज। डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है, तो फिर थॉमस यंग साहब 1801 में ये घटना जो हम थ्योरी अभी अभी पढ़े हैं, लाइट के केस में भी ये फॉर्मूला वैलिड होता है। वो लाइट में एक्सपेरिमेंटली वो देख कैसे लिए, इसको अभी सोचिएगा नहीं, अभी नहीं सोचिए, इसको अभी नहीं सोचिए, बस अभी इतना फॉर्मूला सोचिए इसको। अभी हम रस्सी की बात करेंगे, साउंड की बात करेंगे, साउंड में सोचेंगे, लाइट की बात करेंगे, लाइट में सोचेंगे। क्योंकि जो जहां पढ़ना है वो वहीं पर 100% बढ़िया से समझ में हर स्टूडेंट को आएगा, चाहे वो कितना भी वीक कमजोर पढ़ने में क्यों न रहे, लेकिन वही समझ में आएगा जहां पढ़ेंगे। अभी तो हम वेव ऑन स्ट्रिंग की बात कर, बोले 3 टॉपिक में पढ़ना है, 2 11th में, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव और लाइट वेव 12th में। फिर इतना फॉर्मूला आ गया, अभी हम ऐसी बोल दिए बीच में, अभी उसको आप समझिए कि नहीं सुने, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। साउंड में रिपीट भी करेंगे और कारण भी समझाएंगे, लाइट में भी रिपीट करेंगे और कारण भी समझाएंगे, कैसा कब होगा, डेली लाइफ में क्यों नहीं होता है, सब बताया। अभी हम फिर आ जाते हैं वापस अपने चैप्टर में जो पढ़ रहे थे, वेव ऑन ए स्ट्रिंग, और टॉपिक मिलन ऑफ 2 ट्रेवलिंग वेव्स, मतलब इंटरफेरेंस ऑफ 2 ट्रेवलिंग वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम, गोइंग इन सेम डायरेक्शन। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड अलग हो गया, a1 + a2 नहीं, a बराबर √a1² + a2² + 2a1 a2 cos डेल्टा। और रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी i1 + i2 नहीं, i1 पहला वेव का इंटेंसिटी है, i2 दूसरा वेव का इंटेंसिटी। अभी तो हम रस्सी की बात कर रहे हैं, तो अभी तो कोई दिमाग गर्म करने वाला बातें नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये रस्सी पर जो वेव चल रहा है उस सुनाई साउंड तो है नहीं, लाइट तो है नहीं, इसलिए उसकी बात अब हम खत्म कर दिए। खत्म नहीं कर दिए मतलब कि अभी नहीं बताएंगे, अब हम वापस बीच में ऐसे बोल दिए, हम वापस रस्सी पर आ गए हैं। और रस्सी में कोई टेंशन नहीं है समझने में, देखिए रस्सी में कुछ नहीं, आराम से समझना है। हम इसका एग्जाम्पल भी, एक्सपेरिमेंट भी सब कुछ बताते हैं, एकदम आराम से समझ आएगा। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो
रस्सी में वापस आ गए हम। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड एक करेंगे तो रूट हो जाएगा। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो या रिजल्टेंट वेव का एंड इंटेंसिटी हो, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों वेव जिसका मिलन हो रहा है, जो मिला है, वो दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, डेल्टा पर डिपेंड करता है। अच्छा, डेल्टा पर डिपेंड। अब जो है ये रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कब, जब कॉस डेल्टा का वैल्यू 1, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता नहीं है। इसलिए जब कॉस डेल्टा 1 यहाँ जो रखने पर जो ए आएगा वो ए का वैल्यू मैक्सिमम होगा। कॉस डेल्टा 1 रखने पर जो यहाँ आई आर आएगा वो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, उससे ज्यादा वेव का इंटेंसिटी हो भी नहीं सकता। समझ रहे बात? उसी तरह से यहाँ पर कॉस डेल्टा अगर -1 रखेंगे तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड मिनिमम हो। अगर मिलन ऐसा हो, अगर मिलन ऐसा हो कि कॉस डेल्टा 1 हो जाए तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। मतलब ऐसे केस में मिलन ऐसे होगा, देखिए नजारा बता, क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रफ से मिलेगा, कॉस डेल्टा 1 होगा। आप कॉस तब देखिए ना A1 प्लस कॉस डेल्टा 1 तो A1 प्लस A2 आ जाएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 प्लस A2। ऐसे भी दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड तो होगा ही, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऐसे का नाम है, ऐसे मिलन का नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा मिलन? जिसमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ए और आई आर, ए एंड आई आर शुड बी मैक्सिमम। For constructive interference, cos delta must be equal to 1. Therefore, delta is equal to, हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जनरल वैल्यू का फॉर्मूला लिखाए और बोले थे कि उसको ऐसा जगह लिखिए कि उसको पूरे 11th 12th जब भी कभी आपको निकालने का मौका मिले तो जल्दी से उसको आप निकाल के देख सकते हैं, देख देख के भी याद हो जाता है, बीच में मत लिखिएगा। तो cos डेल्टा अगर 1 होता है, cos थीटा 1, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई होता है जनरल। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी जब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल्स बताते हैं वहां भी ये फॉर्मूला बताए हैं, लेकिन एसएचएम के चैप्टर में भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिखा दिए हैं जो यहाँ वेव में और एसएचएम में यूज पड़ता है। cos डेल्टा अगर 1 तो डेल्टा का जनरल वैल्यू 2n पाई। अगर n 0 हम रख दें तो यहाँ आ जाएगा क्या, 0 प्लस माइनस 2 पाई, 1 रखेंगे तो 2 पाई, -1 रखेंगे तो -2 पाई, अगर 2 रखेंगे तो 4 पाई और -2 रखेंगे तो -4 पाई। मतलब ऐसे आएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इसको सेम फेज भी कहते हैं, सेम फेज भी कहते हैं, क्योंकि याद होगा एसएचएम कि फेज डिफरेंस 0 मतलब सेम फेज। सर 0 को ना सेम फेज कहेंगे, 2 पाई भी तो 0 ही नहीं हुआ, क्योंकि गाना याद कीजिए, 2 पाई 4 पाई 6 पाई फेज डिफरेंस मींस नो फेज डिफरेंस। 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई फेज डिफरेंस मींस नो फेज, ये सब 0 ही हो गया। रिपीट होता है 2 पाई के बाद, सेम फेज ही का। तो अगर जो दो वेव मिल रहा है सेम फेज में मिल, अगर उन दोनों के बीच का टोटल फेज डिफरेंस 2n पाई है, अगर उन दोनों के बीच का टोटल फेज डिफरेंस या सिर्फ फेज डिफरेंस बोलिएगा तो भी टोटल ही कहलाएगा,
इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और इस तरह के मिलन को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, मतलब ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में जब कॉस डेल्टा 1 हो जाए तो ऐसे केस में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 कॉस डेल्टा 1 तो हो गया है ना, ठीक। तो ये लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे केस में a1 प्लस a2 आ गया, देखिए फॉर्मूला से भी आ गया, फॉर्मूला से भी आ गया, a1 प्लस a2 मतलब मैक्सिमम है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम, a1 प्लस a2 ये मैक्सिमम होगी। और रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा का वैल्यू 1 रख दिए, कॉस डेल्टा 1। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ये भी मैक्सिमम हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसको ब्रैकेट तोड़िएगा यही आ जाएगा। हाँ, अगर रूट ये I1 I के इक्वल हो जाए, I2 भी I के इक्वल हो जाए, ये रूट I प्लस रूट I 2 रूट I, हाँ तब 4I हो जाएगा, वो तो पहले बता ही देते 4I हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। ऐसे केस में मिलन होगा कैसे, देखिए ऐसा, एक वेव ऐसे चला और दूसरा वेव ऐसे चलेगा, ऐसे मिलन हुआ। अच्छा, ये मिलन ऐसे क्रेस्ट क्रेस्ट पर ट्रप ट्रप पर, हाँ तो इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। यस, इस केस में रिजल्टेंट वेव जो प्रोड्यूस होगा, रस्सी पे एक को दो को तो नहीं दिखाई देगा, दो को तो हम सोर्स लगाए हुए हैं ना, तो वहां दो दो वैसे वेव दिखाई देगा, नहीं दिखाई वैसे नहीं देगा, वो तो अकेला अकेला में, जब पहला वेव चल रहा है तो केवल पहला वेव चल रहा है तो ये डायग्राम है, केवल दूसरा चल रहा है तो दूसरा डायग्राम है, और जब दोनों एक साथ चलेगा तो रिजल्टेंट वैसे नहीं होगा, वो जोड़ के ऐसे हो जाए। मतलब ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा A1 प्लस A2, दिस इज कॉल्ड, देखिए फार्मूला से आया है A1 प्लस A2, दिस इज अकॉर्डिंग टू नजारा A1, ये मान ले A2 है, ये A2 मान ले, दूसरा वाला बड़ा A2, तो यहाँ A1 प्लस A2 ये ऐड हो गया है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट ऐड हो गया है, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा केस में इस तरह से मिलन होगा, दो वेव अगर जा रहा है एक ही रस्सी पर, दोनों वेव इस तरह से मिले, इस तरह से, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले, कोई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोले, कोई मैक्सिमम इंटेंसिटी बोले, कोई ये बोले कि दो वेव सेम फेज में मिल रहा है, कोई ये बोले कि दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, कोई ये बोले कि दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई है, ये सब एक ही बात है, और सब बात आपको जानना होगा। क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा करता है, क्वेश्चन में ऐसा करता है, कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है कि ये दो वेव जो मिल रहा है, नहीं लिखेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दोनों वेव जो मिल रहा है उसमें फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है,
ये दो वेव जो मिल रहा है ये सेम फेज में मिल रहा है, ये दोनों वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है। तो लैंग्वेज भी नहीं अगर समझिएगा तो क्वेश्चन फिर छूट जाएगा ना कि क्या बोला है भाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिख दिया तो क्वेश्चन हम बना दिए, सेम फेज में मिल रहा है, क्वेश्चन वही है लेकिन हम छोड़ दिए क्योंकि हम उसका मतलब ही नहीं समझ रहे। इसलिए समझना तो पड़ेगा ही। कोई बोले सेम फेज में दो वेव का मिलन हो रहा है, दो वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है, दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई है, ये दोनों वेव जो मिल रहा है उसके बीच का फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ये सब एक ही बात है। ऐसे केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ऐसे केस में मिलन जब रस्सी की बात कर रहे हैं तो क्रेस्ट से मिलेगा और ट्रफ से मिलेगा, इसलिए एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 हो जाएगा। अभी हम साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा किए थे लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिए क्योंकि वो साउंड में ही करेंगे। A1 प्लस A2। अच्छा, अब दूसरा मिनिमम हो जाए तब उसका भी नाम है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाश। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाश, खत्म होना। इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव मतलब निर्माण और बड़ा बन जाए, बड़ा हो गया A1 प्लस A2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको कहेंगे? तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है A और इंटेंसिटी IR शुड बी मैक्सिमम, मिनिमम। A और IR शुड बी मिनिमम। अब मिनिमम होने के लिए कॉस डेल्टा का वैल्यू -1 होना चाहिए। ऐसे केस में डेल्टा बराबर होता है 2n प्लस 1 पाई। ये भी लिखाया हुआ है कि अगर cos थीटा 1 तो जनरल वैल्यू थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, तो इसको आप अगर n 0 रखिएगा तो डेल्टा पाई आएगा, 1 रखिएगा तो 3 पाई, 2 रखिएगा तो 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से आते जाएगा। प्लस माइनस भी आएगा, माइनस रखिएगा तो प्लस -1, -1 रखिएगा तो माइनस पाई, -2 रखिएगा तो -3 पाई। मतलब ये आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब पाई का ऑड मल्टीपल है, 1 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, उसको ऑड नंबर कहते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इसको अपोजिट फेज भी कहते हैं, अगर एसएचएम पढ़े होंगे तो पाई फेज डिफरेंस को अपोजिट फेज भी कहते हैं या आउट ऑफ फेज भी कहते हैं। तो 3 पाई को भी वही कहेंगे क्योंकि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई फेज डिफरेंस मींस नो फेज डिफरेंस। 3 पाई बोलता है तो कोई फेज डिफरेंस पाई ही समझेंगे, 5 पाई बोलेगा तो पाई ही समझेंगे। सर एक ही बात है क्योंकि 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई माइनस कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी मिनिमम होगा। ऐसे केस में क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ऐसे केस में ये मिनिमम जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा कितना, आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं कितना होगा। तो देखिए A इज इक्वल टू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस डेल्टा -1। ये हो गया रूट अंडर मतलब A1 माइनस A2 मिनिमम। इंटेंसिटी अगर निकालिएगा तो I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा -1। ये रूट अंडर I1 माइनस आ जाएगा। इसको ब्रैकेट तोड़िएगा नहीं, यही आ जाएगा। इसका I1 प्लस I2 ये -2 रूट अंडर I1 I2। यही अगर मान ले I1 I2 बराबर हो जाती 0 आ जाएगा,
या यहाँ भी A1 A2 बराबर हो जाए तो 0 हो जाए। मतलब दो वेव का एम्पलीट्यूड अगर सेम हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड 0 हो जाए। लेकिन ऐसे 0 होना जरूरी नहीं है। अगर एक A1 है दूसरा A2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2। देखिए नजारा से देख लेते हैं कैसे मिलन होगा। ये देखिए नजारा देख लेते हैं कैसे मिलन होगा। ये है ऐसे, दूसरा वेव ऐसे जाके मिलेगा, एक के क्रेस्ट दूसरा ट्रफ। मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड A1 है और इसका ये दूसरे वाला का एम्पलीट्यूड मान ले A2 है। मान ले A1 A2 से बड़ा है तो A1 माइनस A2 होगा, या मॉडल्स लगा देते हैं अगर A2 A1 से बड़ा है तो यही रिजल्टेंट वेव का हो जाएगा। मतलब ऐसा छोटा हो जाएगा काम। और अगर कहीं A1 A2 के बराबर हो गया तब तो समझे रस्सी सीधा ऐसे, बस यही कुछ, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ये A1 माइनस A2 जो है 0 हो जाएगा। अगर A1 A2 बराबर हुआ तो रस्सी सीधा हो जाएगा, मतलब ऑसिलेट ही नहीं करेगा, विनाश, खत्म। तो अपोजिट फेज में अगर दो वेव मिला तो अपोजिट फेज का मतलब कि क्रेस्ट जो है ट्रफ से मिल रहा है। अगर हम वेव ऑन स्ट्रिंग की बात करें तो वेव ऑन स्ट्रिंग में क्रेस्ट और ट्रफ तो बोल ही सकते हैं। हाँ, साउंड वेव में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वेव ऑन स्ट्रिंग अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें तो बोल ही सकते। वो जो पढ़ेंगे तो देखेंगे उसको, तो यही वेव ऑन स्ट्रिंग ही आपको काम देगा साउंड वेव और लाइट वेव को समझने में, क्योंकि वो सब कैसे चलता है दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसका बात अगर याद रहेगा तो इसी के हेल्प से उसको समझने में बहुत सुविधा हो जाता है। इसलिए पहले हम लोग वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ते हैं। तो हमने ये देखा निष्कर्ष अभी, इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव्स, साइन ट्रेवलिंग वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम मीडियम, गोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो इससे क्या पढ़े, इसका आंसर क्या क्या आया, जरा एक बार फिर बोल देते हैं पूरा एकदम समरी उसका। कि अगर दो वेव ट्रेवलिंग वेव है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम में जा रहा है, ये दोनों वेव अगर ओवरलैप करता है, मिलता है, तो रिजल्टेंट वेव ट्रेवलिंग वेव ही होगा। ये हम सीखे आंसर, पहला पॉइंट, रिजल्टेंट वेव ट्रेवलिंग वेव ही। दूसरा, बट उसका एम्पलीट्यूड जो है सीधा A1 प्लस A2 नहीं होगा, A1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। उसका एम्पलीट्यूड जो है डेल्टा पर डिपेंड कर रहा है। वो दोनों वेव जो कंसीडर किए हैं उसके बीच के जो फेज डिफरेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। जिसमें अगर कॉस डेल्टा 1 हो जाए, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल जाए, ट्रफ ट्रफ से, तो ऐसे केस में मैथमेटिकली कॉस डेल्टा 1 होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 2n पाई होगा, डेल्टा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। ऐसे केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से A1 प्लस A2 हो जाएगा। नजारा कुछ इस तरह से होगा जो पहले इसके दिखाए थे। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो वेव के बीच का टोटल फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई, जिसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी बोलेंगे, अपोजिट फेज भी बोलेंगे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऐसे केस में दोनों वेव के बीच जो मिलन होगा उसमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम आ जाएगा। इस तरह के मिलन को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जिसमें क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। और अगर कहीं इंडिविजुअल वेव, अलग अलग वेव का एम्पलीट्यूड बराबर हो तब तो रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। इसमें क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा
ट्रफ क्रेस्ट से मिलेगा। सर ऐसा मिलन नहीं हो सकता है, जैसे ये रस्सी है, हमके यहाँ रस्सी है, इस पर एक वेव ऐसे जा रहा है, ठीक है, और दूसरा वेव ऐसे जा रहा है। हमके हाँ ऐसा भी हो सकता है, एक सोर्स यहाँ लगा दो, एक सोर्स यहाँ, दोनों को एक बार स्टार्ट कर दो, दो वेव ऐसे चले। तो इसमें भी तो कुछ मिलन हो, दोनों वेव मिल तो इसमें भी रहा है, हमके यहाँ मिल तो रहा, तो इसका कोई नाम नहीं, कोई नाम। अरे कोई भी नाम केवल बोले ने, हमको आपको पहले बताया, इसका कोई नाम। अब सोचिए कॉस डेल्टा का वैल्यू -1 और 1 के बीच होता है। 1 हुआ तो कंस्ट्रक्टिव, और अगर -1 हुआ तो डिस्ट्रक्टिव, अब बीच में होगा तो बेनाम है। तो ये बेनाम है, उसको कोई नाम ही नहीं है भाई। बीच में तो कॉस डेल्टा का वैल्यू 0 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है -1 और 1 के बीच। ऐसा मिलन ऐसा होगा, मतलब इसमें समझ लीजिए कॉस डेल्टा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में, इसका कोई नाम नहीं। नहीं, आपके आपके स्कूल में भी दो ही को नाम जानता है, वो ऊपर से जो टॉप करता है, वो नीचे से टॉप करता है, एकदम उसका पूरा स्कूल में फेमस हो जाता है नाम, ये सब बच्चा जान जाता है, ऊपर से टॉप किया है, ये नीचे से टॉप किया। बीच वाला को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो मिलन तो बहुत तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल गया, ट्रफ ट्रफ से मिल गया, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। मैथमेटिकली उसके लिए मैथमेटिकली फार्मूला तैयार किया साइंटिस्ट, कॉस डेल्टा उसके लिए 1 होना चाहिए। और अगर क्रेस्ट ट्रफ से मिले, ट्रफ क्रेस्ट से, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसका नाम डिस्ट्रक्टिव है। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। अगर A1 A2 बराबर है तो सीधा ही हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। ऐसे केस में मैथमेटिकली उसके लिए कॉस डेल्टा बराबर कंडीशन -1 है, या डेल्टा इक्वल टू 2n + 1 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई आउट ऑफ फेज या अपोजिट फेज, जो नाम लीजिए। मतलब कि हमने देखा कि अगर जो दो ट्रेवलिंग वेव है, दो ट्रेवलिंग वेव सेम फ्रीक्वेंसी का, सुनिएगा ध्यान से, अब रटवाएंगे, इतना जो पढ़े हैं ना उसको अब रटवाना है। इतना जो याद हो गया सर, अच्छा याद हो गया तो भी ठीक है, एक दो बार देखते हैं, याद हो गया। दो ट्रेवलिंग वेव एक ही रस्सी पर, दो ट्रेवलिंग वेव सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेव का जो निर्माण होगा, वो अगर ऐसा हो कि क्रेस्ट क्रेस्ट पर पड़ जाए, ट्रफ ट्रफ पर पड़ जाए, तो उसको कंस्ट्रक्टिव कहेंगे, और अगर क्रेस्ट ट्रफ पर पड़ जाए तो उसको डिस्ट्रक्टिव कहेंगे, और बीच में कोई मामला हो जाए तो उसका कोई नाम नहीं है। कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। मैथमेटिकली कॉस डेल्टा 1 होगा। हमने सीखा कि अगर दो वेव ये y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t माइनस x/v, हम ये दोनों वेव का मिलन पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ नहीं रहे, पढ़ चुके हैं, यही दोनों वाला पढ़े हैं अभी अभी। डेल्टा जहां फेज डिफरेंस है, सिर्फ फेज डिफरेंस बोलने का मतलब, और टोटल फेज डिफरेंस, लेकिन वो जरूरी नहीं है टोटल बोलना है, सिर्फ फेज डिफरेंस बोलने का मतलब टोटल फेज डिफरेंस। इसलिए ये बोलना जरूरी नहीं है, केवल फेज डिफरेंस भी बोलिएगा तो उसका मतलब टोटल फेज डिफरेंस है। मतलब ये दोनों वेव के बीच के टोटल फेज डिफरेंस डेल्टा पर ही डिपेंड करता है कि कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर डेल्टा 2n पाई है तो कंस्ट्रक्टिव, 2n + 1 पाई तो डिस्ट्रक्टिव। इसको याद कीजिए, खूब याद कीजिए। क्यों सर? तीनों चैप्टर में वही कंडीशन है। अरे वाह, मैंने एक बजे पढ़े, तीनों बजे याद हो गया, याद हो गया। हाँ, अगर डेल्टा 2n पाई
इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम। अगर cos डेल्टा -1 मतलब फेज डिफरेंस 2n + 1 पाई हो और मल्टीपल ऑफ पाई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस केस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। अब सवाल है कि तब तो इसको समझना पड़ेगा सर। समझना तो पड़ेगा। अगर डेल्टा 0 तो कंस्ट्रक्टिव, पाई तो डिस्ट्रक्टिव, 2 पाई कंस्ट्रक्टिव, 3 पाई डिस्ट्रक्टिव, 4 पाई कंस्ट्रक्टिव, 5 पाई डिस्ट्रक्टिव, 6 पाई। तो ये हम देख रहे हैं कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ये समय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई कंस्ट्रक्टिव और मल्टीपल ऑफ पाई डिस्ट्रक्टिव। अगर दोनों वेव जो मिल रहा है दोनों के बीच का फेज डिफरेंस अगर 0 है तो कौन इंटरफेरेंस होगा? फेज डिफरेंस मतलब टोटल फेज डिफरेंस अगर 0 है तो किस तरह का इंटरफेरेंस होगा? वो कंस्ट्रक्टिव। और अगर पाई है तो डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। हाँ, ये सब हम अभी याद करेंगे पूरा बढ़िया से। 2 पाई कंस्ट्रक्टिव, 3 पाई डिस्ट्रक्टिव, 4 पाई कंस्ट्रक्टिव, 5 पाई डिस्ट्रक्टिव, 6 पाई कंस्ट्रक्टिव, 7 पाई डिस्ट्रक्टिव, 8 पाई कंस्ट्रक्टिव, इवन मल्टीपल ऑफ पाई कंस्ट्रक्टिव और मल्टीपल ऑफ पाई डिस्ट्रक्टिव। मतलब मैथमेटिकली अगर बात करें, मैथमेटिकली साइंस पढ़ते हैं ना तो हर चीज का मैथमेटिकल इक्वेशन बना देता है साइंटिस्ट। अगर मैथमेटिकली बात करें तो फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। लेकिन अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो क्रेस्ट ट्रफ से मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो ये समझना पड़ेगा कि ये सारा मामला फेज डिफरेंस का है। अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ 0, 2 पाई, 4 पाई तो मिलन कंस्ट्रक्टिव, और अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो मिलन डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब ये डेल्टा जो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस उसको बहुत ज्यादा ही समझने की जरूरत है, क्योंकि उसी पर डिपेंड करेगा कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव। तो अभी डेल्टा कितना कारण से उत्पन्न होता है तो सुनिए, ये किसी बुक में नहीं रहता है लेकिन मेरा नोट में एक जगह लिखाया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएगा लेकिन उस न्यूमेरिकल बनाने के लिए या टॉपिक समझने के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि वेव का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसको एक जगह नोट्स में लिखे हैं जो किसी बुक में नहीं मिलेगा। सब में मिलेगा लेकिन सब अलग अलग जगह पर मिलेगा, हम एक जगह उसको बता देंगे। फेज डिफरेंस, ये दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 5 कारण से एराइज होता है। 5 कारण से फेज डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट नोट ऑफ वेव। करोड़ों रुपए की नोट, वेव का करोड़ों रुपए का नोट। फेज डिफरेंस बिटवीन 2 waves arise due to following causes। मतलब ड्यू टू फॉलोइंग, तो पहले ड्यू टू मतलब फेज डिफरेंस ड्यू टू, पहला फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस। अब एक एक करके समझाना पड़ेगा सबको, सोचिए। फेज डिफरेंस ड्यू टू
इनिशियल फेज, ये सब क्या है, ये सब न्यूमेरिकल के लिए एकदम सबसे अच्छा हथियार है। नहीं कहता है कि न्यूमेरिकल नहीं बनता है, तो उसका कारण समझ ले कि उसके लिए थ्योरी अलग तरह का पढ़ाना पड़ता है, तब हर न्यूमेरिकल बनता है। हेड डिफरेंस ड्यू टू, ये न्यूमेरिकल के लिए, डायरेक्ट कहीं लिखने के लिए नहीं आता है किसी एग्जाम में। हेड सारा न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल सब बनेगा इससे। हेड डिफरेंस, चार पांच वेव का तीनों चैप्टर में ये काम देगा। वाह, बड़ी मजेदार चीज है, करोड़ों रुपया के, अरबों रुपया का नोट है। फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज। दूसरा, ड्यू टू पाथ डिफरेंस, ड्यू टू पाथ डिफरेंस, हेड डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। तीसरा, ड्यू टू टाइम डिफरेंस। चौथा, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। दोनों सोर्स का अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा तो फेज में डिफरेंस हो जाएगा। पांचवा, ड्यू टू सडन फेज चेंज, ड्यू टू सडन फेज चेंज। दो वेव के बीच जो फेज डिफरेंस डेल्टा एराइज होता है, वो टोटल 5 कारण से एराइज होता है। एक एक करके समझना पड़ेगा, क्योंकि इसको समझे बगैर हम न्यूमेरिकल बना ही नहीं सकते। टोटल का टोटल कुछ फार्मूला वाला बना देंगे, 2-4 गो, हर क्वेश्चन बनना है ना, हमको कंपटीशन निकालना है, तो उसके लिए आपको एकदम इसको डिटेल से समझना हो, क्योंकि ये फेज डिफरेंस के कारण ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है फेज डिफरेंस तो कंस्ट्रक्टिव, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो डिस्ट्रक्टिव। अभी अभी हम पढ़े हैं, तो पहले हम ये समझ लेंगे कि ये फेज डिफरेंस टोटल दो वेव के बीच टोटल कितना कारण से उत्पन्न होता है। ड्यू टू फॉलोइंग कॉजेज, कितना कारण से उत्पन्न होता है। पहले इनिशियल फेज डिफरेंस देखिए, एक सुनिए, मान लीजिए कि दो वेव का इक्वेशन लिखे हम, A1 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई थी, और A2 ये दूसरा है साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई भी प्लस पाई। अब देखिए, t इक्वल टू 0 और x 0 पुट करें तो फेज डिफरेंस यहाँ है कितना, तो फेज डिफरेंस तो यही है ना, इतना माइनस इतना। मॉडुलस लगा देते हैं, क्योंकि हमको केवल पॉजिटिव से मतलब। तो ये फेज डिफरेंस इतना है कि कितना आ गया, सॉरी पाई आ गया। तो कौन इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई डिस्ट्रक्टिव, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये इनिशियल फेज, देखिए यहाँ पर इसका इनिशियल फेज क्या है, 0 है। इनिशियल फेज यहाँ 0 है, जिसको इपॉक भी कहते हैं, एसएचएम में पढ़े थे। इनिशियल फेज, फेज कांस्टेंट एट ऑरिजिन इज 0, यहाँ इनिशियल फेज पाई है। ये इनिशियल फेज का मतलब आपको याद है कि भूल गए, भूल गए ना, अच्छा किए बताते हैं फिर। तो पहला वेव का इनिशियल फेज 0 है, दूसरा वेव का इनिशियल फेज पाई है एट द ऑरिजिन। ऑरिजिन पर चेक कर रहे हैं, तो x 0 पुट करें, t 0 पुट करें, तो ये इनिशियल फेज इसका 0 है, इसमें पाई है। फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस पाई है। ऐसे केस में अभी अभी हम पढ़े हैं कि ऐसे केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। देखिए मान लीजिए यहाँ एक सोर्स यहाँ लगा दिए, दो सोर्स यहीं लगा दिए,
S1 S2 सोर्स का नाम रख दिए। दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, मान लीजिए रस्सी टाइट है, दूर में दीवार से फिक्स किया हुआ होगा, ठीक है, और दिखाना जरूरी नहीं, दीवार बहुत दूर में फिक्स किया हुआ है, यहाँ सोर्स लगा दिए, दोनों एक ही जगह सोर्स लगा दिए, दोनों एक ही जगह। हाँ सर ऐसे फायदा कुछ, अरे सुनो पहले, फायदा मत देखो। हाँ तो फिर किए क्या, क्या करेंगे, ये दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों को स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, दोनों वाइब्रेट करेगा वाई एक्सिस के अलावा। जब एक को हम स्टार्ट किए ना, S1 को मान लिया स्टार्ट किए, दोनों को स्टार्ट किए, S1 ऊपर की तरफ से शुरू हो गया और S2 नीचे की तरफ से, ऐसे शुरू हो गया सर क्या? हाँ दो सोर्स एक ही रस्सी के एक ही पॉइंट पर दो सोर्स लगाए हैं, दोनों सोर्स SHM करेगा अलोंग वाई एक्सिस, दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है और एक ही साथ दोनों को स्टार्ट कर दिए और एक ही जगह दोनों सोर्स को लगा दिए। ये अगर x डिस्टेंस चलेगा यहां से वेव, तो ये भी वेव उतने डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जाएगा रस्सी पर। आप दो आदमी है, दोनों आदमी मान लिया आसियाना मोड़ पर है या सगुना मोड़ पर है, और दोनों को आसियाना मोड़ की तरफ दौड़ना है और दोनों को सेम स्पीड से दौड़ना है और दोनों एक के टाइम में स्टार्ट कर दिया, तो बराबर डिस्टेंस चलेगा ना। हा? अगर सेम स्पीड से दौड़ता है तो। हाँ अगर एक ताज ज्यादा तेज दौड़े या एक का स्पीड कम हो तब आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो दोनों वेव एक ही रस्सी पर चल रहा है, इसलिए वेव का तो स्पीड दोनों का यहाँ सेम है, इसलिए एक ही। तो यहाँ पर जब सोर्स एक ही जगह लगा दीजिएगा ना, तो एक्स डिस्टेंस अगर ये चलेगा तो एक्स डिस्टेंस ये भी चलेगा, मतलब दोनों में पाथ में पाथ मतलब रास्ता, रास्ता में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब यहाँ फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस क्या हो गया, 0। कहीं पर जाके वेव मिलेगा तो उसमें रास्ता में कोई अंतर नहीं, एक्स डिस्टेंस चल के ये भी आया है, एक्स डिस्टेंस चल के दूसरा भी आया। हाँ तो याद रखिए, अगर दो सोर्स एक ही जगह लगा रहे तो फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस 0। अगर दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 0। अगर दोनों को एक ही टाइम में स्टार्ट कर दिया जाए, एक को पहले एक को बाद में नहीं, एक ही साथ, एक ही साथ स्टार्ट कर दिया जाए तो फेज डिफरेंस टाइम ड्यू टू टाइम डिफरेंस 0। और हम अभी बात केवल इस चारों का करेंगे, बस इसका नहीं ना, इसका नहीं, बाद में, हाँ बाद में करेंगे, इसी के बाद करेंगे, अलग से उसको करेंगे। माने यहाँ जो अभी हम समझाएंगे वो फेज डिफरेंस 4 कारण से समझाएंगे, ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस, ड्यू टू पार्ट डिफरेंस, ड्यू टू टाइम डिफरेंस, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। अगर दोनों, देखिए एक मिनट सुनिए, यहाँ देखिए, अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाए, इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, अब मान ले जाए फ्रीक्वेंसी खाली अलग है, बाकी कुछ नहीं अलग, अब बताइए ये दोनों में फेज में डिफरेंस होगा कि नहीं, माने इसमें से इसको घटाइएगा 0 नहीं ना आएगा, नहीं सर 0 नहीं आएगा, ओमेगा तो बराबर है, नहीं तो कटेगा किस। हाँ तो इसका फेज डिफरेंस ये जो आ गया आपको फेज डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस किए, दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। 0 आएगा कि नहीं, नहीं सर नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर रहता तो 0 आएगा, ये कहलाएगा फेज डिफरेंस ड्यू टू, फेज में डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर हम दोनों सोर्स जो लगाए हैं ना, वो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बताइए फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस यहाँ क्या हुआ, 0। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 0।
अगर दोनों सेम टाइम में स्टार्ट करेंगे तो फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस जीरो, टाइम में डिफरेंस ही नहीं। अगर दोनों एक ही जगह सोर्स लगा दिए हैं तो दोनों सेम डिस्टेंस चल के मिलन होगा, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस जीरो। यहाँ पर फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस केवल है बस, फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल, हाँ ये जीरो नहीं है, क्योंकि जब एक को हम स्टार्ट किए ना, मान ले S1 वाला ही ऊपर की तरफ से एक को स्टार्ट किए तो वो ऊपर की तरफ शुरू हो गया, दूसरा सेम टाइम में स्टार्ट किया, लेकिन वो जैसे एक को स्टार्ट किया ना तो ऐसे 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 करने लगा सोर्स, यहाँ से यहाँ पर के ऐसे कर, मानो ऊपर से शुरू हो गया और दूसरा जो है नीचे से शुरू हो गया ऐसे। मतलब कि t इक्वल टू 0 टाइम पर ये पहला सोर्स मीन पोजीशन पर है और ऊपर की तरफ जाने वाला है, और उसी t इक्वल टू 0 टाइम पर दूसरा सोर्स मीन पोजीशन पर है लेकिन नीचे की तरफ जाने वाला है। अब जरा SHM में इनिशियल फेज अगर आप पढ़े हैं तो याद कीजिए उसको थोड़ा। एक को अगर स्टार्ट किए तो ऑरिजिन पर t इक्वल टू 0 टाइम पर ऑरिजिन पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला है, तब तो उसका इनिशियल फेज 0 हो जाएगा क्योंकि हाँ। और अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो और उस समय t बराबर 0 माने तो π/2, और अगर मीन पोजीशन पर ही है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है उस समय t बराबर 0 माने तो पाई, और अगर निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर है उस समय t बराबर 0 माने थे 3π/2। क्या ये सब याद है? यस सर। अगर SHM को घोल के पी नहीं गए हैं तो बेव अधूरा समझना है, बढ़िया से नहीं आए। तो इसलिए एक को स्टार्ट किए ना, दोनों को एक ही साथ स्टार्ट किए हैं, लेकिन एक को जब स्टार्ट किए हैं तो वो ऊपर की तरफ स्टार्ट हो गया है और दूसरे को स्टार्ट किए हैं तो वो उसी समय नीचे की तरफ से स्टार्ट हो गया। ये वेव अगर ऊपर भेजेगा तो इसका इनिशियल फेज क्या हो गया? S1 का इनिशियल फेज 0 और S2 का पाई, तो फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस सर 0 एंड पाई, एक का 0 है दूसरे का पाई, तो पाई माइनस 0 पाई होगी। अच्छा, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस सर 0, क्योंकि दोनों को एक ही जगह आप लगाए हैं। अच्छा, एक के डिस्टेंस चलेगा। हाँ, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस 0, क्योंकि आप क्वेश्चन में अभी बोले थे कि दोनों को हम एक ही साथ ऑन किए हैं, स्टार्ट किए हैं। फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 0, क्योंकि आप बोले थे अभी क्वेश्चन में कि दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, अगर एक सेकंड में ये 100 बार ऑसिलेट करता है तो दूसरा भी 100 बार ही ऑसिलेट करता है, ऐसा सोर्स हम लिए। तो इसका मतलब टोटल फेज डिफरेंस कितना? सर टोटल फेज डिफरेंस, चारे कारण तो अभी सोचना है। इनिशियल फेज डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस के कारण फेज डिफरेंस पाई, फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 0, सर टोटल फेज डिफरेंस पाई। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर टोटल फेज डिफरेंस पाई है तो कौन इंटरफेरेंस? सर डिस्ट्रक्टिव। ये तो फॉर्मूला से होगा। अच्छा, अब नजारा से देखें, देखते हैं नजारा से आंसर आता है। नजारा से भी आंसर आएगा सर? हाँ आएगा, याद है आज ही पढ़ाए हैं डिस्ट्रक्टिव का नजारा कैसा होता है। हाँ याद है, क्रेस्ट का ट्रफ एक दूसरे पर पड़ता है, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट, और कंस्ट्रक्टिव का क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर। अच्छा, तो ये जब ऊपर की तरफ से स्टार्ट किया उसी समय ये नीचे की तरफ से शुरू हो गया, ये वेव ऐसे भेजा और दूसरा ये वेव भेज दिया, कैसे? नीचे तरफ से शुरू हुआ थी, ऐसे भेज दिया। अब देखिए किसका नजारा है? हाँ सर आ गया, अकॉर्डिंग टू नजारा भी आ गया। पहचानो पहचानो ये किसका नजारा है? डिस्ट्रक्टिव का। अकॉर्डिंग टू
फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और अकॉर्डिंग टू नजारा वो भी डिस्ट्रक्टिव आया। मैंने पढ़ाई, ये जो मैथमेटिकल पढ़ाई साइंटिस्ट बनाया है, कोई भी मैथमेटिक्स अगर बनाता है, कोई फॉर्मूला बनाता है, तो उससे जो आंसर आएगा वो आंसर एक्सपेरिमेंट से मैच करना चाहिए। अगर नहीं मैच करेगा तो वो गलत न हो जाएगा। ऐसा कोई थ्योरी होगा कि थ्योरी से कुछ और वैल्यू आएगा और एक्सपेरिमेंट से कुछ और वैल्यू आएगा, तब तो गलत न हो जाएगा। इसलिए अगर फॉर्मूला के हिसाब से हमको पाई आया, आप पाई मतलब अभी अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, डिस्ट्रक्टिव होता है, तो नजारा के अनुसार भी डिस्ट्रक्टिव का नजारा आना चाहिए, मतलब क्रेस्ट पर और ट्रफ क्रेस्ट पर फॉल होना चाहिए, तभी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो मतलब कि जितना भी ये चारों अभी समझाइएगा, वो सब फॉर्मूला और नजारा दोनों से समझाइएगा। हाँ, तब ने आपको प्रैक्टिकल, तब नहीं लगेगा कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है। जो साइंटिफिक थ्योरी दिया है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड, तो मजा आता है पढ़ने, रटवा देने से काम नहीं होता। अब जैसे देखिए, ये तो हुआ फेज डिफरेंस ड्यू टू, इसमें देखिए फेज डिफरेंस जो अभी हम क्वेश्चन पूछे थे, उसमें फेज डिफरेंस ड्यू टू इनिशियल फेज डिफरेंस पाई था, फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस 0 था, फेज डिफरेंस ड्यू टू टाइम डिफरेंस 0 था, फेज डिफरेंस ड्यू टू फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 0 था। इसलिए टोटल फेज डिफरेंस पाई आया, और टोटल पाई मतलब डिस्ट्रक्टिव, पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई और मल्टीपल ऑफ पाई, तो डिस्ट्रक्टिव मतलब क्रेस्ट ट्रप और ट्रप क्रेस्ट। अब दूसरा बताते हैं, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस यहां पर केवल पाथ के कारण फेज में डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस, पाथ में डिफरेंस के कारण। जैसे मान ले एक इक्वेशन लिखे हम ऐसे, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई भी, एक सोर्स यहां लगा दिए, एक सोर्स यहां लगा दिए, दोनों को स्टार्ट किए एक ही साथ, दोनों ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ, लेकिन दोनों सोर्स अलग अलग जगह पर लगाए हैं, डेल्टा एक्स। अगर एक से वेव जो चलेगा एक्स डिस्टेंस चलेगा, तो दूसरा से वेव कितना चलेगा, सिर्फ दूसरा से एक्स प्लस डेल्टा एक्स चले, तब जाके मिलेगा उनके। हाँ, तो अगर एक वेव के इक्वेशन में जो हम लिखे हैं a1 साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वाई भी, तो दूसरा वेव का इक्वेशन हम लिख देते हैं y2 इक्वल टू a2 साइन ब्रैकेट में साइन ओमेगा ब्रैकेट में a2 साइन ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई। बस अब यहाँ फेज डिफरेंस देखिए, इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों को स्टार्ट किए हैं ना, दोनों ऊपर की तरफ से स्टार्ट हो गया है, दोनों का मान लो फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, जो सोर्स है दोनों एक ही टाइम पर स्टार्ट किया है, टाइम में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन एक अगर एक्स डिस्टेंस चलेगा तो दूसरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तब जाके कहीं मिलेगा। मतलब इसलिए एक में एक्स लिखे हैं तो दूसरे में एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस क्या होगा,
पाथ डिफरेंस, डेल्टा इज इक्वल टू, माइनस कर दीजिए सर, आप मॉडुलस लगा दीजिए, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस कभी निगेटिव नहीं, हमेशा बड़ा में से छोटा को माइनस करना है, इसलिए डिफरेंस निगेटिव नहीं। ठीक, चलिए घटा है कि बताइए क्या है। दिस इज द फेज डिफरेंस, फेज मतलब एंगल, एंगल डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। एक में एक्स डिस्टेंस चला, दूसरा में एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस, तो फेज में डिफरेंस कितना आया ड्यू टू पाथ डिफरेंस। दिस इज द फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। ये आ जाएगा काट छाट के ओमेगा बाई वी इंटू डेल्टा एक्स, इतना आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, अभी होता है न्यू लैम्डा, न्यू न्यू कट गया तो आप फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एंड फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, लैम्डा वेवलेंथ है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। खूब पढ़िए, क्योंकि आप अगर मान लीजिए साउंड वेव पढ़ाते हैं तो आपको एसएचएम के साथ साथ वेव और स्ट्रिंग भी अब याद रखना पड़ेगा, वो तो आपको बोला हुआ है, रस्सी पर वेव हमको दिखाई देता है, तो इसी के हिसाब से हम साउंड वेव और लाइट वेव समझते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, आराम होता है। ये फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई बाई लैम्डा into delta x. Delta x is the path difference. Delta x is the path. 2 pi by lambda into delta x. Phase difference due to path difference. Phase difference due to path. अच्छा, कभी नोटेशन में भी हालत खराब हो जाता है, अच्छा से अच्छा स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन, नोटेशन कंफ्यूजन। ये क्या कंफ्यूजन? देखो, ये डेल्टा ये जो डेल्टा अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, कंस्ट्रक्टिव के लिए इतना, डिस्ट्रक्टिव के लिए इतना, क्या ये डेल्टा और ये डेल्टा सेम चीज है? नहीं, ये डेल्टा क्या है? टोटल फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ड्यू टू ऑल कॉजेस, और इसमें डेल्टा क्या है? फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। हाँ सर, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं सर, हमें क्या दिक्कत है? इसको किसी और से क्यों नहीं डिनोट कर देते हैं? यहाँ डेल्टा 1 लिख दीजिए, डेल्टा 2 लिख दीजिए, डेल्टा पी लिख दीजिए, फेज डिफरेंस ड्यू टू पाथ डिफरेंस। टाइम डिफरेंस के लिए डेल्टा टी लिख दीजिए, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस के लिए डेल्टा एफ लिख दीजिए। हम तो लिख देंगे, हम तो लिख देंगे, लेकिन एग्जाम में नहीं लिखे तो अच्छा, वहां भी धोखा है। तब ये नोटेशन कंफ्यूजन को भी तो हम ही को समझाना है ना, कंफ्यूजन दूर करना है, ये अलग चीज है, वो अलग चीज। डेल्टा कहीं भी फिजिक्स में लाइट पढ़िएगा, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए भी डेल्टा डिनोट करते, मैथमेटिक्स में डेल्टा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी डिनोट करते, सब जगह डेल्टा का मतलब वही होगा क्या? तो हम कैसे समझेंगे, हम कैसे समझेंगे? कौन ऐसा नोट्स है, कौन ऐसा बुक्स है जिसमें वहां पर जो डेल्टा लिखा गया है उसका नाम नहीं लिखा रहता है, ऊपर में लिखा रहता है, लेकिन आप ये लिखा रहता है फेज डिफरेंस है, मतलब केवल फेज डिफरेंस मतलब टोटल, इसमें लिखा रहेगा फेज डिफरेंस, ऊपर देखिए अंडरलाइन लिखा हुआ, कैसे समझेंगे? किताब आदमी पढ़ेगा तो ध्यान से देखेगा, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। लैंग्वेज में तो लिखा हुआ रहेगा ही, और अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ नहीं रहेगा तब गलत है, लेकिन ऐसा कोई बुक नहीं मिलेगा। अगर एक ही सिंबल यूज हो गया आज 4-5 जगह,
तो वहां पर सिंबल का क्या नाम है, यहाँ सिंबल का क्या नाम है, सब बुक में लिखा रहता है भाई। वो तो स्टूडेंट है कि उसको देखता नहीं, खाली वो सिंबल देखा, सोचा कि ये पहले तो देखना कि यही चीज होगा, तो उसमें राइटर की क्या गलती है, या एग्जाम में क्वेश्चन सेटर की क्या गलती है, क्वेश्चन में भी लिख देता है वो। अब स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, पूरा बुक ध्यान से नहीं पढ़े, तब उसमें क्या कर सकता है। इसे कहते हैं नोटेशन कंफ्यूजन। अच्छा स्टूडेंट को होता है, और उसी को ना होगा जो बनाएगा, जो बनेगा करे उसको कंफ्यूजन कहां से होगा। इसलिए हर जगह डेल्टा का मतलब, यहाँ पढ़े थे एसएचएम, वहां डेल्टा इनिशियल फेज, इपॉक, फेज कांस्टेंट। यहाँ जो पढ़े अब डेल्टा, जो पहले डेल्टा जो पढ़े ये वाला, वो फेज डिफरेंस, पहला वेव और दूसरा वेव के बीच का फेज डिफरेंस घटाए थे। और अब की जो ये डेल्टा है, यहाँ फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस, लेकिन सबको डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं सर, दूसरा से डिनोट। हम बोले नहीं हम कर देंगे तो उससे क्या फायदा हो, हमको सतर्क करना है, एग्जाम में भी ऐसे कर देगा। अच्छा तो एग्जाम में भी कर देता है, हाँ तब खाली हम करेंगे तो कल हम आपसे, हमको दुश्मनी है कि हम ऐसे करके क्या और आपको दिक्कत कर देंगे, हैं? वो तो जानबूझ के सब बताते हैं कि हर तरह का हम कंफ्यूजन होने नहीं दें, प्रैक्टिकल बात करें, क्वेश्चन में जो आता है वो बात करें। तो ये बात तो ध्यान में रखिएगा पूरे फिजिक्स के लिए, कि देखो भाई जहां कोई चीज किसी के लिए डिनोट हुआ है, वहां पर नोट्स में, मेरा नोट्स हो या बुक हो, उसका नाम लिखा रहता है। अपने मर्जी से मत समझ लो कि ये तो वही चीज होगा जो पहले देखे थे, बस ये मेरा कहना है। आप कुछ बात समझे कि नहीं, लिखा रहता है। अब यहाँ लिखा हुआ है, ये डेल्टा क्या है लिखा हुआ है, ये डेल्टा वो नहीं है, ये टोटल फेज डिफरेंस ड्यू टू पार्ट डिफरेंस ओनली। ये देखिए एक बात है, फेज में, फेज मतलब एंगल, एंगल में डिफरेंस 2 पाई, और पाथ में डिफरेंस लैम्डा, और टाइम में डिफरेंस टी। ये एक बार पहले भी बताए थे जब नजारा बनाए थे फोटो। वाई और एक्स के बीच ग्राफ खींचते हैं तो उसमें जो, इसको कहते हैं लैम्डा, और वाई और टी के बीच ग्राफ खींचते हैं तो जितना टाइम के बाद ग्राफ रिपीट होता है उसको टी कहते हैं। और वही साइन के फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो 2 पाई के बाद एंगल रिपीट करते हैं। मतलब पाथ में डिफरेंस लैम्डा, पाथ में डिफरेंस लैम्डा, टाइम में डिफरेंस कैपिटल टी, मतलब टाइम पीरियड, टाइम में डिफरेंस कैपिटल टी, पाथ में डिफरेंस लैम्डा, और फेज में मतलब एंगल में डिफरेंस 2 पाई बात बराबर भाई। ये याद रखना। कौन सी फिर से बोलिए सर, पाथ में डिफरेंस लैम्डा, टाइम में डिफरेंस कैपिटल टी, फेज में डिफरेंस 2 पाई बात बराबर भाई। ओके, ये ऐसे याद रखने से फायदा क्या होगा, फायदा ये फॉर्मूला तुम कभी भुला नहीं सके, इन्हें भुलाए नहीं, और अगर भुला गए तो तुरंत दिमाग में याद आ जाएगा। कैसे, यही गाना, कौन गाना, पाथ में डिफरेंस लैम्डा, टाइम में डिफरेंस कैपिटल टी, फेज में डिफरेंस 2 पाई बात बराबर है भाई। कैसे, देखिए पाथ में डिफरेंस लैम्डा, फेज में डिफरेंस 2 पाई बात बराबर भाई। पाथ में डिफरेंस 1 तो फेज में डिफरेंस 2 पाई लैम्डा, और अगर पाथ में डिफरेंस डेल्टा एक्स तो फेज में डिफरेंस